हमने जो पिछली क्लास ली थी कोशिका की उसको हम कंटिन्यू करते हैं तथा आज की जो क्लास है इसमें हम कोशिका के जो बचे हुए कोशिकांग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट कोशिकांग आता है इससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कोशिका भित्ति के बारे में समझा था। उसके बाद हमने कोशिका झिल्ली को पढ़ा था और उसके फिर कल की क्लास में हमने केंद्रक के बारे में कंप्लीट डिटेल जानी थी। तो आज की क्लास में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम का निर्माण किस प्रकार से होता है, राइबोसोम का क्या कार्य होता है और इसकी संरचना कैसे होती है और राइबोसोम के क्या क्या फंक्शन इसके होते हैं, एक कोशिका के अंदर राइबोसोम का क्या योगदान होता है। तो सबसे पहले हम एक राइबोसोम की खोज को देखते हैं कि सबसे पहले राइबोसोम की खोज किसने की थी। इसको कोशिका के अंदर किस वैज्ञानिक ने कोशिका के अंदर राइबोसोम को पहली बार देखा था। तो राइबोसोम को पहली बार 1825 में 1855 में जॉर्ज पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इसको पहली बार देखा था। या इसकी खोज से पूछ जाए कि तो हम इसने जब पहली बार देखा तो इसको हम कह सकते हैं कि इसने इसकी खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज 1855 में जॉर्ज पेलाडे ने की थी। इसके बाद जो इसका नाम रखा था राइबोसोम, पहले इसको माइक्रोसोम या पॉलीसोम इन नामों से जाना जाता था। लेकिन जो इसका नाम राइबोसोम रखा था ये रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नामकरण किया था राइबोसोम। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी। जो जॉर्ज पेलाडे नाम के जो साइंटिस्ट था उसने राइबोसोम की खोज की थी। तथा जो पेलाडे नाम के साइंटिस्ट था, सॉरी, पेलाडे ने राइबोसोम की खोज की थी तथा इसका नामकरण किया था, जो राइबोसोम नाम रखा था वे रॉबिन्सन ने रखा था। इसके बाद इसको राइबोसोम को अन्य नामों से भी जाना जाता है। राइबोसोम को माइक्रोसोम के नाम से भी जानते हैं तथा इसको पॉलीसोम के नाम से भी जाना जाता है। अब राइबोसोम को माइक्रोसोम के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि राइबोसोम क्या होता है, कोशिका के एक कोशिका के अंदर राइबोसोम बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर, एक यूकेरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है, यूकैरियोटिक कोशिका, उसके अंदर जो राइबोसोम है वे मिलियनों संख्या में पाए जाते हैं। तथा जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसके अंदर जो राइबोसोम है वे थाउजेंड नंबर में पाए जा हजारों की संख्या में राइबोसोम होते हैं। इन अधिक संख्या में तथा ये जो राइबोसोम है बहुत ज्यादा मात्रा में होने की वजह से यूकैरियोटिक कोशिका में ये मिलियनों संख्या में होते हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये थाउजेंड संख्या में पाए जाते हैं राइबोसोम। तथा ये कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण होता है राइबोसोम। राइबोसोम कोशिका में बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा में ये राइबोसोम एक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो राइबोसोम कोशिका में पाए जाते हैं ये बहुत छोटे 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 इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा साइज होता है। इस छोटे साइज होने की वजह से इसको माइक्रोसोम के नाम से जानते हैं। इस राइबोसोम को माइक्रोसोम के भी नाम से जानते हैं। ये जो राइबोसोम है ये लगभग ये 25 नैनोमीटर के आकार, इसका जो साइज होता है वो 25 नैनोमीटर का होता है। इसलिए इसको नेक आई से हम नहीं देखा जा सकता। तो इसको जब पहली बार देखा था जो जॉर्ज पेलाडे ने, इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से इस राइबोसोम को पहली बार देखा था। तो इसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि राइबोसोम का जो कंपोजिशन है कि राइबोसोम बना किसका, यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि इसके नाम माइक्रोसोम क्यों रखा गया था। राइबोसोम का जो नामकरण है, माइक्रोसोम जो नाम रखा इसलिए रखा क्योंकि ये कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा पार्टिकल था, सबसे छोटा पार्टिकल, तथा ये कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला कण था, इसलिए इसका माइक्रोसोम नाम रखा। अब सेकंड आता है कि राइबोसोम का नाम पॉलीसोम क्यों रखा गया। राइबोसोम का नाम पॉलीसोम इसलिए रखा गया क्योंकि राइबोसोम क्या है, इसे जो कोशिका द्रव्य है साइटोप्लाज्म, जिसको प्लाज्मा द्रव्य में पाए जाते कहते हैं, इसमें जो राइबोसोम है वे या तो सिंगल अकेले रूप में पाए जाते हैं या ये एक गुच्छे के रूप में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? राइबोसोम इस कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। राइबोसोम जो खुरदरी अंतःपर्दीय जालिका है वहां पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो राइबोसोम होते हैं, जो कोशिका द्रव्य के जो राइबोसोम है, ये एक अकेले रूप में भी पाए जाते हैं तथा ये एक गुच्छे के रूप में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इन गुच्छे जैसी आकृति में पाए जाने की वजह से इन राइबोसोम को पॉलीसोम के नाम से भी जानते हैं। तथा राइबोसोम के, अब हम देखते हैं कि यहाँ से राइबोसोम के एक क्वेश्चन बनता है कि जो कोशिका का जो कौन सा कोशिकांग या कौन सा कण है जो कोशिका में सबसे छोटा साइज का कोशिकांग या कण कौन सा होता है। तो कोशिका, एक कोशिका के अंदर जो सबसे छोटा कण होता है या सबसे छोटा कोशिकांग होता है वो राइबोसोम होता है।
तथा कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में जो कोशिकांग पाया जाता है कोशिका के अंदर, वो राइबोसोम होता है। तो यहाँ हमने इसको लिखा है कि राइबोसोम कोशिका में उपस्थित सबसे छोटा कण होता है। अब मैं इसको कण कह रहा हूँ राइबोसोम को, इसको मैंने कोशिकांग नहीं कहा है, क्योंकि जो राइबोसोम है ये एक कण होता है, ना कि ये एक कोशिकांग। अब इसको हम कण क्यों कहते हैं, इसको कोशिकांग क्यों नहीं कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको यहाँ आगे बताने वाला हूँ। तथा इसका जो साइज होता है ये इतना छोटा होता है कि इसको नेक आई से हम नहीं देख सकते। इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से राइबोसोम को देखा जाता है। इसका साइज लगभग 25 नैनोमीटर तक होता है। या हम इसको जब राइबोसोम को देखते हैं तो इसकी 250 एंगस्ट्रॉन इसकी ऊंचाई होती है, या 150 एंगस्ट्रॉन इसकी चौड़ाई होती है। ये इसका साइज होता है। तथा ये कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। कोशिका में सबसे अधिक संख्या में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये इसका हमने शायद देखा है कि राइबोसोम जो है सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है कोशिका में, और ये सबसे छोटा कण होता है। और इसके बाद जब हम आगे पढ़ते हैं तो इसका जो कार्य क्या होता है, राइबोसोम का जो सबसे मुख्य कार्य है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। क्योंकि कोशिका के अंदर प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कोशिका हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, हार्मोन्स बनते रहते हैं, हार्मोन्स जिनके अंदर प्रोटीन होता है, एंजाइम्स बनते रहते हैं, उनके अंदर भी प्रोटीन होता है, और भी बहुत सारी चीजें हमारे शरीर के अंदर बनती रहते हैं, और इन सब में प्रोटीन की जरूरत होती है इनको बनाने के लिए। तो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, और वह प्रोटीन बनाने का कार्य होता है राइबोसोम का। राइबोसोम क्या करता है, हमारे शरीर में लगातार हर टाइम प्रोटीन का निर्माण ये करता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी राइबोसोम को जाना जाता है। इस नाम से भी इसको जानते हैं कि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कोशिका का कौन सा कोशिकांग है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर था वह था राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि जो राइबोसोम है ये एक होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव। यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव जैसे मनुष्य हो गया, और जंतु हो गए, या पादप हो गए, ये यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं जिनके जो केंद्रक की झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक के ऊपर झिल्ली उपस्थित होता है। तथा ऐसे ही प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में जो एक लगभग जो ज्यादातर एक कोशिका जीव है, जैसे माइकोप्लाज्मा है, और इसके अलावा अमीबा है, पैरामीशियम है, लिस्मानिया, ये एक कोशिका जो जीव होते हैं इनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं और जो यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, इनमें अलग अलग तरह का राइबोसोम पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब ये 80S प्रकार का जो राइबोसोम होता है, इसकी जब हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं, तो इसकी 2 यूनिट होती हैं। एक होती है इसकी बड़ी यूनिट, लार्जर सब यूनिट कहते हैं जिसको हम, और एक होती है इसकी छोटी यूनिट, स्मॉलर यूनिट इसकी होती है। और इन दोनों यूनिटों से मिलकर एक 80S प्रकार का राइबोसोम बनता है एक यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव में। तो जो 80S प्रकार की जो यूनिट होती है, इसमें एक जो बड़ी वाली यूनिट होती है ये होती है 60S की, और छोटी वाली यूनिट होती है 40S की। और ये दोनों यूनिटें जुड़ी हुई होती हैं मैग्नीशियम आयनों से। मैग्नीशियम आयनों से ये दोनों यूनिटें जुड़ी हुई होती हैं। अब यहाँ पर एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन, एस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि जब हम किसी चीज को जब हम किसी वस्तु को या किसी चीज को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाकर उसको जब घुमाया जाता है, तो उसमें जो भारी वजन का जो मटेरियल होता है वह नीचे बैठ जाता है, तथा जो हल्का जो पदार्थ होता है वह ऊपर तैरने लग जाता है। तो इसी प्रकार से जब एक 80S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं, जब इनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इनको घुमाते हैं, तो जो 60S वाली जो यूनिट होती है ये उसमें नीचे बैठ जाती है, तथा जो 40S वाली यूनिट है ये ऊपर रह जाती है। तो इस वजह से हम इसको नीचे बैठने को, जैसे इसको हम तो थोड़ा बड़ा साइज का मान के चलते हैं, और जो यूनिट 40S वाली ऊपर रहती है इसको हम हल्का मान के चलते हैं। इसलिए ये 60S वाली यूनिट होती है और ये 40S यूनिट होती है। जब इनको जोड़, एक 40S यूनिट और एक होती है 60S, जब अब इस हिसाब से तो ये दोनों कंबाइन होकर 100S यूनिट होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ लिखा है कि ये 80S यूनिट होती है।
तो 80s यूनिट होने का जो इसका कारण है, क्योंकि जब इन 40s और 60s यूनिट को जब जोड़ते हैं, तो इसको जब हम, जैसे ये 40s यूनिट है, ये 60s यूनिट है, जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जो साइज होगा वह क्या हो जाएगी, ये एक दूसरे के अंदर इमर्ज हो जाते हैं। इमर्ज मतलब ये धस जाते हैं, जिस वजह से इनका 20s का जो साइज वह कम हो जाता है। तो ये इस प्रकार से 80s यूनिट की रहती है। अब जो यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम होता है, इसकी ऊंचाई 250 एंगस्ट्रॉन होती है और इसकी चौड़ाई 150 एंगस्ट्रॉन की इसकी चौड़ाई होती है। तथा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, जैसे यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर आते हैं पादप, जीवाणु, सॉरी पादप, जंतु, ये आते हैं यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं। इनके अंदर 80 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। वहीं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, जैसे इसमें एग्जांपल होते हैं, एक तो माइकोप्लाज्मा जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, एक अमीबा हो गया, एक लेशमानिया हो गया, और भी बहुत सारे जीव जो एक कोशिका जीव। इनकी जो कोशिका में 17 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। 17 प्रकार के राइबोसोम में एक होती है बड़ी यूनिट 50s की, और एक छोटी यूनिट जो होती है वह 30s की यूनिट होती है, और ये दोनों इमर्ज होकर 17 यूनिट बनाते हैं। और ये दोनों यूनिटें मैग्नीशियम आयनों से ये जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एक यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं, जैसे कि पादप और जंतु, इनके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वे 80 यूनिट के होते हैं। जो ये 80s यूनिट के राइबोसोम होते हैं, इनकी सब यूनिट क्या होती है, इनकी उप इकाइयां क्या होती हैं। तो 80s इकाई वाला जो राइबोसोम होता है, उसकी जो उप इकाइयां होती हैं, सब यूनिट जो होती हैं, वे एक होती है 60s यूनिट और एक होती है 40s यूनिट। इसी प्रकार से जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं, जैसे माइकोप्लाज्मा, अमीबा, लेशमानिया, इनके अंदर जो ये इन जीवों में 17 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। अब जो ये 17 प्रकार का राइबोसोम होता है, इसमें जो सब यूनिट कितने कितने की होती है, इसमें जो उप इकाइयां हैं वे 50s और 30s की होती हैं। तो यहाँ से आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है राइबोसोम के बारे में। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि एक राइबोसोम जो है, इसकी कंपोजिशन को पढ़ेंगे कि ये बना किस किस से होता है राइबोसोम। जो राइबोसोम है, ये आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल और ये प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है। अब हम इसकी संरचना को देखने वाले हैं कि राइबोसोम, अभी तक जो हमने पढ़ा है वे राइबोसोम की खोज पढ़ी है कि राइबोसोम की जो खोज 1855 में जॉर्ज पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। इसको, ये इतना छोटा कण होता है कि इसको नैकाई से नहीं देखा जा सकता। जॉर्ज पेलाडे ने इसको पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हुए इसको देखा था। उसके बाद हमने इसका नामकरण पढ़ा था कि इसको पहले इसको पॉलीसोम और माइक्रोसोम के नामों से जाना जाता था, लेकिन राइबोसोम, इसका नाम रॉबिन्सन नाम के साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा था, राइबोसोम। फिर हमने इसके अन्य नाम माइक्रोसोम और पॉलीसोम। माइक्रोसोम इसलिए कहते हैं, माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, और बहुत छोटा, सोम मतलब कण, बहुत छोटा पार्टिकल। तो इसको माइक्रोसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोशिका में पाए जाने वाला सबसे छोटा कण होता है, सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा कोशिकांग होता है, इसलिए इसको माइक्रोसोम के नाम से जानते हैं। फिर जो नेक्स्ट है, इसका नाम पॉलीसोम क्यों कहते हैं इसको, पॉलीसोम, इसको पॉलीसोम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो राइबोसोम है ये एक कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है, और तथा ये अंतःपर्दय जालिका पर भी पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम पाया जाता है ये सिंगल और गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं। गुच्छे के रूप में पाए जाने की वजह से इसको पॉलीसोम के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो राइबोसोम, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई सबसे कोशिका के अंदर सबसे छोटा कोशिकांग या सबसे छोटा कण कौन सा होता है, राइबोसोम, और तथा सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाला राइबोसोम होता है। उसके बाद इसका जो मुख्य कोशिका के अंदर प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। फिर हमने ये पढ़ा कि जो राइबोसोम है ये यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीव और प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, इनमें अलग अलग प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका वाले जीवों में 80s प्रकार का राइबोसोम, और जो 80s प्रकार का राइबोसोम, इसकी दो सब यूनिट होती है, एक बड़ी वाली उप इकाई होती है और एक छोटी वाली उप इकाई। जो बड़ी उप इकाई होती है ये 60s यूनिट से बनी होती है, और जो छोटी उप इकाई होती है ये 40s यूनिट से बनी होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 80s प्रकार का जो राइबोसोम होता है इसकी दो सब यूनिट कौन कौन सी है, एक हो गई 60s और एक हो गई 40s। उसी प्रकार से जो
यूकेरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन से होते हैं, जैसे पादप वाली कोशिका, जंतु वाली कोशिकाएं, ये यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती है। और वहीं प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव हैं जैसे माइकोप्लाज्मा, अमीबा, लेशमानिया, इनमें जो राइबोसोम 70 इस प्रकार का होता है। अभी 70 इस प्रकार का जो राइबोसोम बना होता है ये कौन कौन सी यूनिटों से बना होता है, इसकी दो यूनिटों से बना होता है। एक बड़ी वाली यूनिट 50 एस की होती है और छोटी यूनिट 30 एस की होती है। और ये दोनों राइबोसोम मैग्नीशियम आयनों से ये जुड़े होते हैं। वहीं जो राइबोसोम इनकी चौड़ाई, इनके साइज को जब देखते हैं तो जो राइबोसोम की जो ऊंचाई है 250 एंगस्ट्रॉन और चौड़ाई इसकी 150 एंगस्ट्रॉन या 150 एंगस्ट्रॉन की होती है। या इसको हम कह सकते हैं 25 नैनोमीटर के आकार का राइबोसोम होता है। राइबोसोम का साइज 25 नैनोमीटर का होता है। अब हम देखते हैं कि राइबोसोम की संरचना को देखेंगे कि राइबोसोम की एक राइबोसोम किस प्रकार से एक राइबोसोम का निर्माण होता है और किस प्रकार से एक राइबोसोम प्रोटीन को बनाता है। तो यहां से आगे हम ये देखने वाले हैं। हम राइबोसोम का निर्माण किस प्रकार से होता है तथा एक राइबोसोम प्रोटीन को किस प्रकार से बनाता है, हम ये देखने वाले हैं। हमने यहाँ पर सबसे पहले एक नोट लिखा है कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम एक छोटा सा कण होता है, यह कोशिकांग नहीं होता है। मतलब जो राइबोसोम है ये एक छोटा सा केवल एक मॉलिक्यूल्स, एक पार्टिकल होता है, ये कोशिका का कोई अंग नहीं होता है। अब इसको हम कोशिका का अंग क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि पहला जो रीजन है, क्योंकि राइबोसोम के ऊपर जो कोशिका के अंग होते हैं, जो कोशिकांग होते हैं, उन सब के ऊपर झिल्ली होती है। वह झिल्ली उनके ऊपर चढ़ी होती है, जैसे कि केंद्रक के ऊपर झिल्ली चढ़ी होती है। अंतःपर्दव जालिका झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। गोल्जिकाई झिल्ली से बना हुआ कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, ये सभी, और रिक्तिका, ये सभी जो कोशिकांग होते हैं ये कोशिका झिल्ली से बने होते हैं, झिल्ली से ये बने होते हैं, इसलिए इनको हम कोशिकांग कहते हैं। दूसरा रीजन ये है कि ये केवल यूकेरियोटिक के अंदर पाए जाते हैं, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ये कोशिकांग पाए जाते हैं तथा ये प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जो राइबोसोम है ये एक कोशिकांग नहीं है। इसका पहला रीजन है क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो पहला रीजन इसका ये हो जाता है। जो दूसरा रीजन है कि ये एक कोशिकांग क्यों नहीं है, ये इसको हम कण क्यों कहते हैं, इसका दूसरा रीजन है क्योंकि जो राइबोसोम है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। राइबोसोम यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है 80 प्रकार का, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है 70 प्रकार का। अब ये प्रोकैरियोटिक में कोशिका में पाए जाने की वजह से, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में क्या है उसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन राइबोसोम उसमें पाया जाता है, इसलिए हम राइबोसोम को कोशिकांग नहीं कहते हैं। तो ये दो रीजन है जिनकी वजह से राइबोसोम को हम कोशिकांग नहीं कहते हैं। अगर यदि आपसे पूछा जाए कि कोशिका का कौन सा यहाँ पार्ट, कौन सा आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि ये कोशिका के इनमें से कौन सा अंग है जो कोशिका का कोशिकांग नहीं है, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वे राइबोसोम को हम सही ऑप्शन करेंगे। अब हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि जो राइबोसोम है ये बना किस किस से होता है। राइबोसोम एक प्रोटीन से बना होता है और दूसरा इसके अंदर आरएनए और ये प्रोटीन, इन दोनों से ये मिलकर बना होता है। और आरएनए कौन सा होता है, इसके अंदर आरएनए होता है। जो राइबोसोम के निर्माण में जो होता है मुख्य रूप से आरएनए तथा ये प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब हम ये देखेंगे कि जो डीएनए और जो आरएनए होता है इनमें क्या अंतर है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। डीएनए की जो फुल फॉर्म है वह है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और जो डीएनए होता है ये एक पेंटोस शुगर इसमें होती है तथा इसमें एक ऑक्सीजन कम होता है, इस वजह से इसको डीएनए कहते हैं। वहीं जो आरएनए होता है ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है और इसके अंदर राइबोस शुगर होते हैं और इस राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होती है। तो पहला जो इनमें अंतर हो जाता है कि इसमें एक ऑक्सीजन कम होती है डीएनए में और इस आरएनए के अंदर एक ऑक्सीजन अधिक होती है। दूसरा जो इन दोनों में अंतर होता है, जो डीएनए होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड मतलब इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। और जो ये होते हैं इसमें ये क्रोमेटिड्स वाली संरचना होते हैं, ये क्रोमेटिड्स होते हैं इसके अंदर। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाली संरचना होती है और वहीं जो आरएनए है ये केवल सिंगल स्टैंडर्ड वाली संरचना होती है। तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड वाली संरचना होती है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड वाली संरचना होती है। तीसरा जो 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं, जो डीएनए होता है उनमें से
4 नाइट्रोजन बेस में से जो डीएनए है ये थ्वामिन नाइट्रोजन बेस का बना होता है, और जो आरएनए होता है ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस का बना होता है। तो ये डीएनए और आरएनए में अंतर हो जाता है कि यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा डीएनए डबल स्टैंडर्ड, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड का होता है। इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, तथा एक जो आरएनए है ये 3 प्रकार के आरएनए इसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। एक होता है आरएनए, राइबोसोम को बनाने में 3 आरएनए को महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक होता है आरएनए, एक एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होते हैं राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए की फुल फॉर्म होते हैं मैसेंजर आरएनए, और टीआरएनए की फुल फॉर्म होती है ट्रांसफर आरएनए। अब जो राइबोसोमल आरएनए इसका क्या फंक्शन है, क्योंकि जो एक राइबोसोम है वह प्रोटीन और आरएनए इन दोनों से मिलकर बना होता है। जो आरएनए होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में जब केंद्रक के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था केंद्रिका के बारे में। जो केंद्रिका होती है उसका इस केंद्रिका के अंदर, जो केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका पाई जाती है, छोटी छोटी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं। इन केंद्रिकाओं के अंदर क्या होता है, आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण इन केंद्रिकाओं में होता है, और ये आरएनए का यहाँ पर केंद्रिकाओं में निर्माण होता है। तथा जो राइबोसोम होता है, इस कोशिका द्रव्य के अंदर जो राइबोसोम होता है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन फिर यहाँ पर जाता है केंद्रक के अंदर जाता है। इस केंद्रक में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं केंद्रक की झिल्ली में, और इन छोटे छोटे छिद्रों से होते ये प्रोटीन ये केंद्रिका के अंदर चले जाते हैं। फिर केंद्रिका में जो आरएनए और जो ये प्रोटीन है ये दोनों मिलाकर यहाँ पर राइबोसोम का निर्माण करते हैं। तो जो आरएनए का मुख्य फंक्शन है वे आरएनए का जो निर्माण है ये होता है केंद्रिका के अंदर। आरएनए इसका निर्माण केंद्रिका में होता है, तथा फिर क्या होता है जो ये प्रोटीन के साथ मिलकर ये केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण करता है। तो जो राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका के अंदर, उसका निर्माण 2 चीजों से होता है राइबोसोम, एक प्रोटीन और एक होता है आरएनए। और आरएनए बन कहाँ पर रहा है, केंद्रिका के अंदर। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो राइबोसोम इसका निर्माण केंद्रिका में होता है। तो ये हो जाता है आरएनए का काम, इस राइबोसोम को बनाने का काम। फिर उसके बाद होता है एमआरएनए का काम। एमआरएनए का कार्य क्या होता है, जो राइबोसोम होता है इसकी 2 यूनिट होती है। एक होती है इसकी बड़ी वाली यूनिट जिसको 60S, अगर वे यूकैरियोटिक कोशिका वाले राइबोसोम है तो इसकी ये 60S प्रकार का होगी एक यूनिट, 60S प्रकार की, और एक यूनिट होती है इसकी 40S प्रकार की यूनिट। तो जो एमआरएनए क्या होता है, इन दोनों यूनिटों के बीच में ये उपस्थित होता है। एमआरएनए मैसेंजर जो आरएनए है ये इन दोनों यूनिटों के बीच उपस्थित होता है। इस एमआरएनए के पास एक मैसेज होता है कि किस प्रकार से राइबोसोम को एक प्रोटीन का निर्माण, कैसे कैसे इसको प्रोटीन का निर्माण करना है। तो यहाँ पर जो एमआरएनए है ये 2 राइबोसोम यूनिटों के बीच में उपस्थित होता है। एक राइबोसोम 60S यूनिट वाला राइबोसोम होता है, एक 40S यूनिट वाला राइबोसोम होता है। इन दोनों यूनिटों के बीच में एमआरएनए उपस्थित होता है, मैसेंजर आरएनए। और इस मैसेंजर आरएनए के पास इसके पास मैसेज होता है कि किस प्रकार से राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करना है। तो इसके पास ये मैसेज होता है कि यूनिटों के बीच उपस्थित होता है, इसके पास प्रोटीन के निर्माण का मैसेज होता है। और जो इसके पास एमआरएनए के पास जो ये मैसेज होता है ये कोडॉन के रूप में होता है। एमआरएनए के पास जो मैसेज होता है ये कोडॉन के रूप में होता है। कोडॉन जिसको या इसको हम कहेंगे एयूजी के रूप में। जो कोडॉन होते हैं ये एयूजी के रूप में होता है। मतलब एयूजी का मतलब होता है एडेनिन, यू मतलब यूरेसिल, और जी का मतलब होता है ग्वानिन। इन 3 रूप में एमआरएनए के पास मैसेज होता है। एमआरएनए के पास जो कि एमआरएनए 2 सब यूनिटों के बीच में उपस्थित होता है। जो एमआरएनए इसके पास जो मैसेज होता है प्रोटीन बनाने का वह मैसेज एयूजी के रूप में, या इसके पास जीयूसी, एयूजी या जीयूसी के रूप में यह मैसेज इनके पास होता है। एयूजी या जीयूसी के रूप में मैसेज होता है। मतलब एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन इस रूप में मैसेज होता है। और इस मैसेज की मदद से जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन का निर्माण करता है। तो एमआरएनए का कार्य है कि इसके पास ये 2 राइबोसोम की जो यूनिट होते हैं उनके बीच में उपस्थित छोटी वाली यूनिट से ये जुड़ा होता है,
तथा इसके पास AUG और GUC, एडेनिन, यूरेसिल और ग्वानिन, इनके रूप में इसके पास मैसेज होता है कि किस प्रकार से एक राइबोसोम को प्रोटीन का निर्माण करना है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन आता है वह होता है tRNA का फंक्शन। tRNA का फंक्शन क्या होता है? ये tRNA ये जो अमीनो अम्ल बनते हैं एक कोशिका के अंदर, अमीनो अम्लों का निर्माण होता है, ये tRNA इन अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लेकर आता है। इसीलिए हम इसका नाम रखते हैं ट्रांसफर RNA, क्योंकि इसका काम है अमीनो अम्लों को लेकर आना। तो tRNA क्या करता है? tRNA अमीनो अम्लों को ये राइबोसोम तक लाता है, और जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह अमीनो अम्लों से ही होता है। एक प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से मिलकर ही प्रोटीन बनाता है। तो अमीनो अम्लों को लेकर आने का कार्य किसका होता है? tRNA का काम कार्य होता है। और ये अमीनो अम्ल जब राइबोसोम पर आते हैं तो वह राइबोसोम इन अमीनो अम्लों को लेकर फिर mRNA का कार्य होता है। mRNA का कार्य को होता है इन अमीनो अम्लों से भाई किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना है। तो इस प्रकार से ये एक दूसरे से पर ये एक दूसरे मिलकर ये कार्य करते हैं। तो tRNA का कार्य है अमीनो अम्लों को राइबोसोम तक लाना, और फिर राइबोसोम उन अमीनो अम्लों को लेकर प्रोटीन का निर्माण करेगा। तो हमने तीनों आरएनए का फंक्शन पढ़ा है कि ये rRNA, mRNA और tRNA, तीन प्रकार का आरएनए होता है। rRNA का निर्माण केंद्रिका में होता है। केंद्रिका में rRNA और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम का निर्माण करता है। फिर mRNA के पास क्या होता है? मैसेज। फिर हम पढ़ेंगे tRNA अमीनो अम्ल लेकर आता है राइबोसोम के लिए, और राइबोसोम उन अमीनो अम्लों को लेकर प्रोटीन का निर्माण करता है। फिर mRNA का काम क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। इसके पास एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल, इनके रूप में इसके पास मैसेज होता है कि किस प्रकार से और कौन सा प्रोटीन का निर्माण करना है। तो इसके mRNA के पास प्रोटीन के निर्माण की सूचना, प्रोटीन के निर्माण की जानकारी इसके पास उपस्थित होती है कोडोन के रूप में। कोडोन, या हम AUG, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, या GUC के रूप में इसके पास मैसेज उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से एक राइबोसोम का निर्माण होता है। इस प्रकार से राइबोसोम एक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस नेक्स्ट क्लास में हम माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपर्दव जालिका, गोल्जिकाए तथा हम कोशिका द्रव्य, इन सारे कोशिकांगों को पढ़ने वाले हैं। और ये जो हमने पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चन हमारे SSC एग्जाम और स्टेट लेवल के जो एग्जाम होंगे वहां पर आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और आप हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करें। थैंक यू। साइंस की क्लास हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हमारे साइंस की क्लास नंबर 6 है, और पिछली क्लास जो ली थी हमने, उसमें हमने साइंस के राइबोसोम के बारे में डिटेल से समझा था, और तथा उससे संबंधित जो प्रॉब्लम है राइबोसोम, और हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया है, तथा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन सभी के बारे में हम पढ़ लिया है। कोशिका के सभी कोशिकांगों को कंप्लीट होने के बाद हम क्या करेंगे? मॉक टेस्ट लेंगे, और इन पर जो प्रॉब्लम्स हैं और जो क्वेश्चन है जो यहाँ से बनते हैं, चाहे वे रेलवे एग्जाम हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो या SSC एग्जाम हो, उन सब में जितने भी टाइप के क्वेश्चन कोशिका से पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम एक मॉक टेस्ट के अंदर कवर करेंगे। यहाँ हम सभी जितने भी कोशिकांग उन सबको एक डिटेल से उनके बारे में एक बार पढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट कोशिकांग आता है हमारा राइबोसोम के बाद कोशिका के अंदर का, वह अंतःपर्दव जालिका। अंतःपर्दव जालिका, इसको इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है, और शॉर्टकट में इसको ER से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी खोज देखते हैं कि अंतःपर्दव जालिका की खोज किसने की थी। अंतःपर्दव जालिका की खोज अल्बर्ट क्लाउड ने और कीथ पोर्टर नाम के दो वैज्ञानिकों ने अंतःपर्दव जालिका की खोज की थी। हमें इन साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं, चाहे साइंस विज्ञान के अंदर, चाहे फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो, उनके अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इन चीजों को रिसर्च करने में, खोजने में योगदान निभाए, इन सभी साइंटिस्टों के नाम को हमें याद रखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में साइंटिस्टों से भी पूछ लिया जाता है कि अंतःपर्दव जालिका की खोज किसने की थी। अंतःपर्दव जालिका की खोज अल्बर्ट क्लाउड एंड कीथ पोर्टर ने की थी। सर, हम जब अंतःपर्दव की जालिका की संरचना को देखते हैं तो हमें अंतःपर्दव जालिका कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देती है। ये होता है केंद्रक, कोशिका का ये केंद्रक होता है, और केंद्रक एक फास्फोलिपिड बाइलेयर वाली, इसके ऊपर दो झिल्लियां चढ़ी होती है केंद्रक के ऊपर, तथा केंद्र की जो बाहर वाली झिल्ली होती है, इस केंद्र की बाहर वाली झिल्ली से अंतःपर्दव जालिका
जुड़ी होती है। अंतःपर्देव जालिका, इसके दो पार्ट होते हैं अंतःपर्देव जालिका। एक होता है इसका ट्यूब वाले संरचना होती है, मतलब नलिका जैसी संरचना होती है, और जो नलिका जैसी ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है अंतःपर्देव जालिका की, उसको हम चिकनी अंतःपर्देव जालिका के नाम से जानते हैं। और एक इसकी फ्लैट जैसी आकृति की, एक फ्लैट जैसी आकृति की हमें थैलिया सी दिखाई देती है, सैक्स दिखाई देती है, फ्लैट एंड सैक, मतलब ये फ्लैट एंड, बहुत सारी फ्लैट एंड सैक हमने ये दिखाई देती है। जब हम अंतःपर्देव जालिका देखते हैं तो एक ये हमें एक झिल्ली सी दिखाई दे रही है जो एक फ्लैट आकृति की है। एक ऐसा कई सारी फ्लैट जैसी आकृति की ये संरचनाएं हैं, इनको हम कहते हैं खुरदरी अंतःपर्देव जालिका। अब इनको खुरदरी अंतःपर्देव जालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये फ्लैट जैसी आकृति होती है अंतःपर्देव जालिका की, ये नलिकाएं जो होती है फ्लैट जैसी आकृति की, इनको पर राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम पाए जाने की वजह से यह अंतःपर्देव जालिका थोड़ी सी खुरदरी होती है। तो अंतःपर्देव जालिका के दो पार्ट होते हैं, एक खुरदरी अंतःपर्देव जालिका और एक होती है चिकनी अंतःपर्देव जालिका। जो खुरदरी अंतःपर्देव जालिका होती है ये फ्लैट आकृति की होती है, फ्लैट सैक, फ्लैट थैली जैसी आकृति इसकी होती है। और जो चिकनी अंतःपर्देव जालिका होती है ये ट्यूब जैसी आकृति की होती है, ट्यूब जैसी आकृति इसकी होती है। तो ये हमने अंतःपर्देव जालिका की संरचना के बारे में पढ़ा है कि अंतःपर्देव जालिका की संरचना फ्लैट एंड सैक एंड ट्यूब जैसी आकृति की अंतःपर्देव जालिका होती है। अंतःपर्देव जालिका केंद्र की बाहर वाली झिल्ली से अंतःपर्देव जालिका जुड़ी होती है। यहाँ समझने के बाद अब हम ये देखते हैं कि अंतःपर्देव जालिका की जो ये झिल्ली होती है ये किस प्रकार की होती है। अंतःपर्देव जालिका के ऊपर जो ये झिल्लियां होती हैं, ये दो झिल्लियां इसके ऊपर चढ़ी होती हैं, दो झिल्लियों से ये अंतःपर्देव जालिका बनी हुई होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतःपर्देव जालिका है जो ये झिल्ली से बनी हुई एक फ्लैटन या ट्यूब जैसी संरचना है। इसकी जो झिल्लियां होती है ये फास्फोलिपिड बाइलेयर वाली संरचना होती है। जैसे केंद्र की जो झिल्लियां थी ये फास्फोलिपिड बाइलेयर थी, इसी प्रकार से अंतःपर्देव जालिका की जो झिल्लियां होती हैं ये भी फास्फोलिपिड बाइलेयर होती हैं। फास्फोलिपिड बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है दोहरी झिल्ली वाली, फास्फोलिपिड से बनी हुई वसा और प्रोटीन और फास्फोलिपिड से बनी हुई एक दोहरी झिल्ली की संरचना होती है। अंतःपर्देव जालिका हमने यहाँ तक पढ़ लिया ये फ्लैट एंड सैक, ट्यूबल सैक की होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि ये अंतःपर्देव जालिका केंद्र की बाहर वाली झिल्ली से ये जुड़ी हुई होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी दो झिल्लियां इस पे होती हैं और ये जो दो झिल्लियां हैं ये फास्फोलिपिड बाइलेयर संरचना वाली होती हैं। इसके बाद जब हम आगे देखते हैं अंतःपर्देव जालिका को, तो जो ये झिल्लियां होती हैं ये किस पदार्थ से बनी हुई होती हैं। अंतःपर्देव जालिका की झिल्लियां प्रोटीन एंड लिपिड्स, प्रोटीन और वसा, इनसे ये बनी हुई होती है। ज्यादातर जो कोशिका के कोशिकांग है, चाहे वे कोशिका की झिल्ली हो या केंद्रक की झिल्ली हो या अंतःपर्देव जालिका की झिल्लियां हो या लाइसोसोम की झिल्लियां हो या माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्लियां हो, ये सभी झिल्लियां प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं तथा इनके अलावा इन झिल्लियों में अलग अलग प्रकार के और भी पदार्थ इनमें पाए जाते हैं। तो प्रोटीन और लिपिड्स की बनी होने की वजह से, जो सारी झिल्लियों का प्रोटीन और लिपिड से बनी होने की वजह से जो प्रोटीन और लिपिड है, प्रोटीन और लिपिड को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। झिल्ली जीवात जनन के नाम से प्रोटीन और लिपिड को जाना जाता है, क्योंकि सभी झिल्लियां प्रोटीन और लिपिड से बनी होती हैं, इसलिए प्रोटीन व लिपिड को झिल्ली जीवात जनन भी कहते हैं। तो ये भी हमें याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि झिल्ली जीवात जनन कौन सा है, तो प्रोटीन व लिपिड झिल्ली जीवात जनन है, क्योंकि सभी झिल्लियां इसी से बनी होती हैं। फिर हम जब आगे देखते हैं अंतःपर्देव जालिका को, तो अंतःपर्देव जालिका को दो भागों में बांटा जाता है, एक खुरदरी अंतःपर्देव जालिका और एक होती है चिकनी अंतःपर्देव जालिका। एक हो जाती है खुरदरी अंतःपर्देव जालिका, एक हो जाती है चिकनी अंतःपर्देव जालिका। खुरदरी अंतःपर्देव जालिका जो होती है ये फ्लैट एंड आकृति की होती है, फ्लैट आकृति की ये होती है, फ्लैट आकृति की संरचना होती है खुरदरी अंतःपर्देव जालिका। और इस खुरदरी अंतःपर्देव जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है। इसका नाम खुरदरी इसीलिए रखा गया है क्योंकि इस खुरदरी अंतःपर्देव जालिका पर क्या पाए जाते हैं, इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं और राइबोसोम की वजह से ये हमें खुरदरी दिखाई देती है। तथा ये जो राइबोसोम खुरदरी अंतःपर्देव जालिका पर पाए जाते हैं, ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं यहाँ पर। तो प्रोटीन का निर्माण, राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, और राइबोसोम खुरदरी अंतःपर्देव जालिका पर भी पाए जाते हैं। तो ये खुरदरी अंतःपर्देव जालिका पर ये राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन का निर्माण होता है वह अंतःपर्दव जालिका के किस हिस्से में होता है। तो प्रोटीन का निर्माण अंतःपर्दव जालिका के खुरदरी वाले भाग में होता है। तो ये भी क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। इसके बाद इसके खुरदरी अंतःपर्दव जालिका के दो फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। पहला कार्य है खुरदरी अंतःपर्दव जालिका पर का कि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं, वह प्रोटीन का निर्माण होता है। तो पहला फंक्शन हो गया खुरदरी अंतःपर्दव जालिका पर प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा कार्य है खुरदरी अंतःपर्दव जालिका पर, यहाँ पर ये दुग्ध का स्रावण करने में सहायता करती है। दूसरा कार्य है खुरदरी अंतःपर्दव जालिका का कि ये दुग्ध का स्रावण करने में सहायता करती है। दुग्ध का स्रावण करने में ये सहायता करती है। और क्या कार्य होता है खुरदरी अंतःपर्दव जालिका? जब यहाँ प्रोटीन और वसा ये जैसे पदार्थ यहाँ जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वे उनके लिए एक उनका स्थानांतरण करने में भी ये सहायता करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटीन यहाँ पर निर्मित हो रहे हैं, प्रोटीन का जो निर्माण हुआ है ये इस खुरदरी अंतःपर्दव जालिका से होते हुए ये गोल्जिकाई के अंदर चला जाता है। तो खुरदरी अंतःपर्दव जालिका का एक और कार्य है प्रोटीन और वसा का स्थानांतरण में ये सहायता करती है। तो हमें यह भी याद रखना है। तो खुरदरी अंतःपर्दव जालिका के तीन कार्य हो जाते हैं। पहला, इसको खुरदरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। अंतःपर्दव जालिका के खुरदरी वाले भाग पर राइबोसोम पाए जाते हैं और खुरदरी वाले भाग पर प्रोटीन का निर्माण होता है। दूसरा कार्य इसका यहाँ दुग्ध का स्रावण में यह सहायता करती है। तीसरा कार्य है खुरदरी अंतःपर्दव जालिका प्रोटीन व वसा का स्थानांतरण में सहायता करती है। प्रोटीन व वसा का स्थानांतरण करने में भी ये अंतःपर्दव जालिका सहायता करती है। तो तीन कार्य ये इसके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम चिकनी वाली अंतःपर्दव जालिका को देखते हैं। चिकनी वाली अंतःपर्दव जो जालिका होती है ये ट्यूब जैसी आकृति की होती है, एक नलिका जैसी संरचना की ये होती है। ट्यूब जैसी इसकी आकृति होती है। इसका जो नेक्स्ट फंक्शन, इस पे राइबोसोम नहीं पाई जाते हैं। अब राइबोसोम इस पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसकी वजह से ये चिकनी होती है। जो इसके अब कार्यों को देखते हैं। चिकनी अंतःपर्दव जालिका का पहला कार्य है कि ये कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ाती है। कोशिका के अंदर कैल्शियम की सांद्रता को बढ़ाने का कार्य चिकनी अंतःपर्दव जालिका का होता है। जो सेकंड फंक्शन है चिकनी अंतःपर्दव जालिका का, वह इसका फंक्शन है विष तथा दवा का निराविषीकरण करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हमें याद रखना है कि अंतःपर्दव जालिका का सबसे मुख्य फंक्शन क्या है, या इसका सबसे मुख्य फंक्शन है जो चिकनी अंतःपर्दव जालिका का, वह है विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करना। निराविषीकरण करने का मतलब है यदि हम कोई विष या कोई ड्रग्स हम खा लेते हैं या पी लेते हैं तो वे क्या जाता है, जब ड्रग हमारे सेल के अंदर जाता है तो कोशिका के अंदर के जो चिकनी अंतःपर्दव जालिका है ये इस विष को और इस दवा के जो दवा है इसको हमारी कोशिका से बाहर निकालने में मदद करती है, उसको बाहर निकालने का कार्य करती है ताकि हम हमारी कोशिका उससे डैमेज ना हो उस विष से। तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, विष तथा दवाओं का निराविषीकरण करना। तो ये इसका कार्य हो जाता है। अंतःपर्दव जो जालिका होती है ये पूरी कोशिका के लिए कंकाल का कार्य भी करती है। अंतःपर्दव जालिका एक कोशिका के लिए कंकाल का कार्य भी करती है। जो ये चिकनी ये खुरदर ये अंतःपर्दव जालिका ये फ्लैट एक लॉन्ग अरेंजमेंट होती है, एक लंबी श्रृंखला होती है, एक फ्लैट एंड सैक की एक बड़ी श्रृंखला होती है। एक फ्लैट एंड सैक ये हो गई, इसमें एक फ्लैट आकृति की संरचना ये हो गई, एक संरचना ये हो गई, यहाँ से यहाँ तक की संरचना हो गई, एक संरचना यहाँ से यहाँ तक की हो जाती है। तो कई सारी फ्लैट जैसे आकृतिक संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए कई सारी इन संरचनाओं की वजह से इस अंतःपर्दव जालिका को सिस्टरनी के नाम से जानते हैं। सिस्टरनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अंतःपर्दव जालिका का जो एक और नाम है वह इसको सिस्टरनी के नाम से भी जानते हैं। यहां भी लॉन्ग अरेंजमेंट के कारण, लंबी नलिका वाली संरचना के कारण ER को सिस्टरनी भी कहते हैं, सिस्टरनी भी इसको कहते हैं। तो ये इसका मुख्य ये हमने अंतःपर्दव जालिका के थ्योरी पढ़ा है कि अंतःपर्दव जालिका में अंतःपर्दव जालिका की खोज किसने की कि अल्बर्ट क्लाउड और कीथ पोर्टर ने इसकी खोज की थी। इसके दो भाग होता है, एक होता है इसके
चिकनी अंतर्पदव जालिका, एक होती है खुरदरी अंतर्पदव जालिका। खुरदरी अंतर्पदव जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है और प्रोटीन का निर्माण होता है यहाँ पर। वहीं चिकनी अंतर्पदव जालिका वे ट्यूब जैसे आकृतिक होती है। खुरदरी अंतर्पदव जालिका एक फ्लैट जैसे आकृतिक संरचना होती है। फ्लैट जैसे आकृतिक की बहुत एक लंबी लंबी नलिका, लंबी वह होती है, एक झिल्ली होती है। इसलिए जो अंतर्पदव जालिका इसको सिस्टर्नी के नाम से जानते हैं। इसका जो मेन फंक्शन है कि चिकन खुरदरी अंतर्पदव जालिका का पहला कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। दूसरा कार्य है इसका कार्य वसा और लिपिडों का स्थानांतरण करना तथा दुग्ध का श्रवण में यह सहायता करती है। फिर आती है चिकनी अंतर्पदव जालिका। चिकनी अंतर्पदव जालिका जो मेन फंक्शन है ये ट्यूब जैसे आकृतिक होती है और इसका मुख्य कार्य है दवा तथा विष का निराविषीकरण करना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो अंतर्पदव जालिका है ये कोशिका के लिए कंकाल का कार्य करते हैं। एक कोशिका के अंदर जो अंतर्पदव जालिका है वे उसकी स्ट्रक्चर को बना के रखते हैं तथा ये कोशिका के लिए अंतर्पदव जालिका कंकाल का कार्य भी करती है। तो ये अंतर्पदव जालिका की थ्योरी है जो एग्जामों में यहाँ से वन लीनियर क्वेश्चन जो बनते हैं, ऑब्जेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, वे यहाँ से बनते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे इस अंतर्पदव जालिका में प्रोटीन का निर्माण किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से आप प्रोटीन निर्माण होगा, राइबोसोम कैसे इस पर चिपके होते हैं, इसकी झिल्ली पर प्रोटीन का निर्माण वह कैसे करते हैं और प्रोटीन और वसाओं का स्थानांतरण इस अंतर्पदव जालिका से गोल्जिकाई के अंदर किस प्रकार से प्रोटीन और वसाओं का स्थानांतरण अंतर्पदव जालिका से गोल्जिका में होता है। तो ये सारी इसकी संरचना को हम देखेंगे कि एक्चुअल में इसका फंक्शन होता कैसे है, ये हम इसके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम इसको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा सा जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसकी कंप्लीट डिटेल को इसको देखेंगे। एक हम आज जो पढ़ेंगे वे जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और जीव द्रव्य को पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, अंतर्पदव जालिका के हमने अभी इसके थ्योरी पढ़ी है तथा जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उनको हमने पढ़ लिया है। हम क्या करेंगे अंतर्पदव जालिका के जो कंप्लीट ये किस प्रकार से इसमें राइबोसोम जो है किस प्रकार से खुरदरी अंतर्पदव जालिका की जो झिल्ली है उस पर चिपके होते हैं तथा चिपकने के बाद ये किस प्रकार से प्रोटीन का यहाँ पर निर्माण करते हैं और राइबोसोम पे बनने वाली जो प्रोटीन है वे किस प्रकार से अंतर्पदव जालिका से उसका स्थानांतरण होता है, किस प्रकार से वो गोल्जिका में जाते हैं, इसकी झिल्ली की संरचना, अंतर्पदव जालिका की जो झिल्ली है इसकी संरचना कैसी होती है, ये सारा हम डिटेल से पढ़ेंगे। इससे पहले हम पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जीव द्रव्य के बारे में समझ लेते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य एक कोशिका जो होती है, कोशिका एक सेल, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर का जो यहाँ द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसके अंदर सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे इसके अंदर अंतर्पदव जालिका हो गया, केंद्रक हो गया और इसके बाद यहाँ पर गोल्जिकाएं हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम तथा लवक हो गए, ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाता है। तो यहाँ ये होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, इनके बीच का जो द्रव्य होता है ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिकांग होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर खनिज पदार्थ, इसके अंदर जल तथा इसके अलावा इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य के अंदर। इसी प्रकार से केंद्रक के अंदर भी एक द्रव्य भरा होता है और जिसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। एक हो गया कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली, इनके बीच का द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, इसमें जल भरा होता है, इसके अंदर खनिज पदार्थ, लवण और इसके अलावा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर भरे होते हैं। इसके बाद केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रक द्रव्य यह भी थोड़ा गाढ़ा होता है, थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है और केंद्रक द्रव्य के अंदर केंद्रिका, गुणसूत्र ये सभी इसके अंदर पाए जाते हैं, केंद्रक द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं।
तो जो जीव इन दोनों को मिलाकर कोशिका वाला द्रव्य तथा केंद्रक के अंदर का केंद्रक द्रव्य, इन दोनों कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन इस टोटल को हम कहते हैं जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य जो होता है ये कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव्य कहते हैं। जीव द्रव्य की जो पहली बार इसकी खोज की या इसके बारे में बताया था वह पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में पहली बार बताया था 1839 में। 1839 में इसकी पहली बार इसकी खोज की गई थी, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य की जीव द्रव्य की खोज हुई थी 1839 में पुरकिंजे। जीव द्रव्य या इसको प्रोटोप्लाज्म कहे, ये कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म, केंद्रक द्रव्य मीन्स न्यूक्लियोप्लाज्म, इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। इसके बाद जो ये कोशिका द्रव्य होता है ये थोड़ा गाढ़ा होता है, गाढ़ा, तरल और थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है। अम्लीय प्रकृति इसकी गाढ़ा इसलिए होता है कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे खनिज पदार्थ, बहुत सारे लवण, बहुत सारे कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन, वसा, जल और कोशिकांग इसके अंदर पाए जाते हैं। इन सब की उपस्थिति के कारण ये गाढ़ा होता है। और अम्लीय प्रकृति का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर डीएनए और आरएनए ये इसके अंदर पाए जाते हैं। डाइऑक्सीराइबोस कुछ न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं जैसे डीएनए डाइऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, ये इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए ये अम्लीय प्रकृति का होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर एक जीव द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है। प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, खनिज, लवण, जल। और जो जीव द्रव्य होता है इसमें कितनी मात्रा जल की पाई जाती है। एक जीव द्रव्य में टोटल जीव द्रव्य इसमें 80% पानी भरा होता है, इसमें 80% जल की मात्रा होती है। ये हमें याद करके रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जीव द्रव्य में पानी की मात्रा, जल की मात्रा कितनी होती है। 80% इसमें पानी भरा होता है, जल भरा होता है। इसके बाद इसमें जीव द्रव्य में प्रोटीन, वसा, लिपिड्स, खनिज, लवण, 80% जल। इसके अलावा कोई कोशिकांग हो जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, राइबोसोम, लाइसोसोम, लवक, रिक्तिका, ये सभी रिक्तिका, तारकाय, ये सभी कोशिकांग इस जीव द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद हम जीव द्रव्य का फंक्शन देखते हैं कि जीव द्रव्य का कार्य क्या होता है। पहला कार्य, ये जीव द्रव्य क्या है, इस पूरी कोशिका की जो ये संरचना बनी हुई है, एक गोल अंडाकार आकृति की इसकी संरचना बनी हुई है, ये जीव द्रव्य की वजह से बनी हुई है। अगर इस कोशिका से जीव द्रव्य बाहर निकाल दिया जाए तो ये कोशिका बिल्कुल श्रिंक हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी और इसकी संरचना नहीं रह पाएगी। तो पहला जो मेन फंक्शन है इस जीव द्रव्य का वह कोशिका के आकार को बनाकर रखना, कोशिका को गोल बनाकर रखना या कोशिका के आकार को ये बनाकर रखता है जीव द्रव्य। दूसरा कार्य क्या होता है जीव द्रव्य का कि कोशिका के अंदर जितनी भी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरदेव जालिका, गोल्जिकाए और कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इन सभी झिल्लियों को बनाने के लिए हमें बहुत सारे प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, वसा, प्रोटीन, इनकी जरूरत पड़ती है इनको बनाने के लिए, वसा और प्रोटीन। तो ये वसा और प्रोटीन जो हम प्राप्त होता है इन झिल्लियों के लिए ये जीव द्रव्य के अंदर से प्राप्त होता है क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने के बाद उसको जीव द्रव्य में छोड़ देता है। तो जब राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाता है तो ये जीव द्रव्य क्या करता है, इस प्रोटीन को इन सभी झिल्लियों के लिए दे देता है तथा इन झिल्लियों का निर्माण होता रहता है। तो सेकंड जो फंक्शन है जीव द्रव्य का ये कोशिकांगों की झिल्ली का जो निर्माण होता है उसके लिए प्रोटीन की पूर्ति करता है। तो ये जीव द्रव्य के फंक्शन हो जाते हैं। अब इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो अंतःपरदेव जालिका इसका कंप्लीट डिटेल देखेंगे कि ये किस प्रकार से ये फंक्शन करती है एक अंतःपरदेव जालिका। तो थैंक यू दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।